नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का ये लेक्चर या आज की क्लास हमारी आखिरी क्लास होने वाली है यूनिट 5 के संबंध में, या जो 5th यूनिट है आपकी, जिसमें आखिरी में जो पॉइंट दिया हुआ है एक, वो क्या पॉइंट दिया है आपका कि सामान्य न्यायिक जो प्रक्रिया होती है उसका बेसिक नॉलेज जो है आपका, सामान्य ज्ञान न्यायिक प्रक्रिया का, इससे के संबंध में एक टॉपिक दिया हुआ है। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात हमारा जो 5th यूनिट का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। इसके पश्चात अगर हम मान के चलें यूनिट वाइज, तो हमारा 60% सिलेबस कवर हो चुका होगा। कौन से, उसका पार्ट बी का। ठीक है। क्लासेस चालू करने के पहले, आज चूंकि शिक्षक दिवस है, आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हुआ, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से बधाइयाँ दी गई। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं आप लोग, बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत मैसेज हैं, बहुत सारे लोगों के ग्रुप में मैसेज हैं। सभी का नाम ले पाना यहाँ पे थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं, जैसा कि आप लोग स्वयं देखे होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद इस सम्मान के लिए। ओके, अब क्लास चालू करते हैं सीधे। क्लास में जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि यूनिट 5th की जो आखिरी टॉपिक है हमारा, उसको अभी हम चालू कर रहे हैं। उसको चालू करते हैं सीधे। क्या क्या बातें हैं उसमें, उनको समझते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है, चूंकि टॉपिक का नाम क्या है आपका, सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का, या जो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया उसका सामान्य ज्ञान। ठीक है। तो हमको पहले ये समझना है थोड़ा सा कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया क्या चल रही है। ठीक है। यह न्यायिक प्रक्रिया की हायरार्की क्या है, न्यायिक प्रक्रिया का एक वो कैसा है, संगठन कैसा है। जब हम इसको समझ लेंगे तो हमको उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम समझें कि हमारे देश में एक न्यायिक प्रक्रिया का संगठन कैसा है, तो मैं एक आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है। मेरे आपसे एक उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने न्यायिक व्यवस्था क्या है हमारे देश के बारे में, देश की, इसके बारे में पहले से एक बेसिक नॉलेज रखा होगा। वो बेसिक नॉलेज आपके पास होगा। ठीक है। उसको मैं आपका आधार मानते हुए आगे प्रक्रियाओं को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। किस प्रकार की है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब हाईएस्ट कोर्ट जो है हमारे, वहाँ से लेकर के जो लोएस्ट कोर्ट है वहाँ तक की जो पूरी व्यवस्था है, ये एक दूसरे से क्या हुई है, संबद्ध है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, कोई भी सेपरेट नहीं है। ठीक है। मतलब इसका क्या होता है कि जो राज्यों के स्तर पे कोर्ट हैं वो ऊपर वाली कोर्ट से क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं, उनसे क्या होता है, उनकी प्रक्रियाएं निष्पादित होती हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें कि हमारे देश का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे आपका हाई कोर्ट आता है, जिसको आप उच्च न्यायालय बोलते हैं। उसके नीचे क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। ये केंद्र के स्तर पर होता है या पूरे देश के लिए एक होता है। ये हाई कोर्ट्स जो होते हैं यूटीज और स्टेट्स के स्तर पर होते हैं, मतलब जो आपका राज्य होता है अथवा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके स्तर पर होते हैं। इसके बाद आता है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि जिला स्तर पर पाए जाते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो जिला स्तर पर क्या होते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं उसके अनुसार ये 3 प्रकार के डिवाइड हो जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। कौन कौन से, सिविल कोर्ट जो कि दीवानी मामलों को देखते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जो कि फौजदारी मामलों को देखते हैं, रेवेन्यू कोर्ट जो कि राजस्व मामलों को देखते हैं। ठीक है। और फिर इनकी एक फर्दर प्रक्रिया आगे नीचे बढ़ती जाती है, जिसको हमको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, पूरी प्रक्रिया को जानना है। ठीक है। बट अभी के लिए एक हायरार्की के तौर पर जो चूंकि हम बात कर रहे हैं तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या आता है कि जो सिविल कोर्ट होता है उसमें जो हाईएस्ट जज, सिविल कोर्ट में जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, हाईएस्ट सीट होती है, वो किसकी होती है, डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन काम करता है, सब जज काम करता है। ये जो सब जज की एक कोर्ट होती है, ठीक है, जो सब जज की एक कोर्ट होती है, वो सब जज की कोर्ट के इक्विवेलेंट, उसके समान क्या होती है, एक फैमिली कोर्ट होती है, जिसको क्या बोला जाता है, कुटुंब न्यायालय बोला जाता है, परिवार न्यायालय बोला जाता है। इसके बारे में हम क्लास के आखिरी में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो सब जज होता है उसके नीचे क्या होता है, आपका मुंसिफ अदालत होती है, आपने कई बार सुना होगा इसका नाम। और आखिरी में क्या आता है आपका, स्मॉल क्लॉज कोर्ट आती है। ठीक है। ये क्या होता है, सिविल कोर्ट का एक हायरार्की होती है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की। क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की के तहत क्या आता है आपका, सेशन कोर्ट आता है, जिसको सत्र न्यायालय बोलते हैं आप। ठीक है। क्या बोलते हैं आप, सत्र न्यायालय बोलते हैं। सेशन कोर्ट रहता है। हम्म। इसके बाद आपका आता है सेशन कोर्ट के नीचे मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट, अच्छे से याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास सीजीएम कोर्ट, फर्स्ट क्लास सीजीएम कोर्ट। उसके बाद क्या आता है आपका सेकंड क्लास सीजीएम कोर्ट। और आखिरी में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अदालत। क्या हुआ, आपने सीजीएम सुना होगा, सीजीएम। ठीक है। सीजीएम कोर्ट 1, फर्स्ट क्लास सीजीएम कोर्ट, और सेकंड क्लास सीजीएम कोर्ट, ये फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास होगा। और उसके जस्ट नीचे सबसे आखिरी में आता है क्रिमिनल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
देन इधर आते हैं आपके रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है जिला स्तर पर, वो क्या होती है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोला जाता है। उसके नीचे काम करते हैं कमिश्नर कलेक्टर, उसके नीचे तहसीलदार, और उनके नीचे काम करते हैं असिस्टेंट तहसीलदार का कोर्ट होता है। ये सब कोर्ट्स के नाम है, ठीक है। तो ये पूरी एक क्या होती है? भारत में बनी हुई व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को आज क्या करना है? हमको पढ़ना है। ये व्यवस्था कैसे काम करती है, किन किन लॉज के तहत काम करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम आप आज क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। तो जो हिंदी वाले लोग हैं उनके लिए अब एक सीधा सा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आपको सिर्फ जो मैं बोलूँगा उसको सुनते जाना है। मैं जो बोलूँगा, अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपको सिर्फ मुझे सुनते जाना है, कान लगा करके सुनते जाइए शांति से, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना बोलूँ उतना पढ़िए, उतना सुनिए, उतना याद कर लीजिए, उसके अलावा कुछ भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो इंग्लिश जिनको समझ में आती है थोड़ी बहुत और उनके ठीक ठाक कमांड है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कंटेंट है, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले चूंकि हमने हायरार्की में देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो हमारा जो संविधान है, संविधान के भाग 5 में, भाग 5 का नाम क्या होता है? संघ। भाग 5 का नाम क्या होता है? द यूनियन, अर्थात संघ, ठीक है। उस संघ के भाग चैप्टर नंबर 6 में मेंशन्ड है यूनियन जुडिशरी, मतलब संघीय न्यायालय, ठीक है। संघीय न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है। तो क्या बात हो गई यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के भाग 5 में मेंशन्ड है। भाग 5 के अंदर चैप्टर नंबर 6 आता है, उसके अंदर मेंशन्ड है। भाग 5 का नाम क्या है? संघ नाम है। और चैप्टर 6 का नाम क्या है? संघीय न्यायालय नाम है। उसके अंदर क्या है? इस चीज को मेंशन किया गया है। अब ये जो भाग 5 के अंतर्गत आते ही वो बातें किस आर्टिकल के तहत हैं? 124 से लेकर के 147 तक। सबसे पहला जो 124वां आर्टिकल वो किस चीज की बात करता है? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा कहाँ कर दी गई? 124 में कर दी गई। ये सब बेसिक बातें आपको पहले से पता हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का नेचर किस प्रकार का होगा? इंडिपेंडेंट होगा, उसका जुरिस्डिक्शन अपना होगा, पावर्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे। ये सब बातें क्या की जाती हैं? इसके तहत तय कर दी जाती हैं। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 है, वो क्या बात करता है? स्टेट शेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय द लॉ प्रिस्क्राइब्स लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, ठीक है। देखो अब इस चीज का, इस आर्टिकल का महत्व तो सिर्फ 21 स्तर तक है। तो जब संविधान बनाया गया तो उसमें संविधान में 124 सब क्लॉज 1 में एक बात लिखी गई। क्या बात लिखी गई? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। पहली बात तो कहां लिख दी 124 में? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। अब उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज कौन होंगे? तो 1+7 की बात की गई। आपने पहले पढ़ा होगा ना, पहले कई बार पढ़ा होगा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रारंभ में कितने जज थे? तो 8 जज थे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। तो 1+7 तो एक सीजेआई हो जाएगा, 7 जज हो जाएंगे। ये बात कहाँ लिखी गई थी? 124(1) में लिखी गई थी। आज की तारीख में जो 1+7 है उसको कितना कर दिया गया है? 1+33 कर दिया गया है, मतलब 34 लोग हैं। आगे हम देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बातें हो गई। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, और अन्य प्रकार की ज्यूरिसडिक्शन। मतलब जो न्याय क्षेत्र होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र होगा, वो कई प्रकार का होगा। किस प्रकार के से? जैसे एक मूल क्षेत्राधिकार होगा उसका। मूल क्षेत्राधिकार मतलब कि कुछ ऐसे मामले होंगे जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट में, ना अधीनस्थ कोर्ट में। जैसे राज्यों के मध्य विवाद, राज्य और संघ के मध्य विवाद, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य विवाद, ठीक है। इस प्रकार के वादों को सिर्फ कहाँ सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ये मूल क्षेत्राधिकार होता है उसका। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब आप अधीनस्थ न्यायालय में किसी से क्या है, वो हैं असंतुष्ट हैं, किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से आप असंतुष्ट हैं, तो आप कहाँ उसकी अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एडवाइजरी डिसीजन, वो क्या कर सकता है? एडवाइज कर सकता है। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज कर सकता है मांगे जाने पर अथवा अन्य मामलों पर, ठीक है। तो ये सब बातें मेरे ख्याल से आपको पता होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है? एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस, 131 जजेस एंड 30। देखो ये यहाँ पे थोड़ी बात क्या हो गई, पुरानी आ गई है। अभी क्या हो गए हैं? 34 हो गए हैं, ठीक है। अभी क्या हो गए? 34 हो गए हैं, जिसको आपको सुधार कर लेना है। आगे ये बात 34 में लिखी हुई है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्तमान में क्या है? 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग सीजीआई, ठीक है। मतलब क्या हो गया? 1+33 की बात हो जाती है। ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड रहता 8, जैसे कि हमने पीछे देखा कि 1+7 था। अभी कितना हो गया? 1+33 हो गया है। पार्लियामेंट ऑथराइज टू रेगुलेट द, मतलब वो 7 रहेंगे, 8 रहेंगे, 50 रहेंगे, 25 रहेंगे, 33 रहेंगे, 34 रहेंगे, सब कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती। कैसे? बाय द एक्ट। जैसे कि यहाँ
यहाँ पे डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 के माध्यम से डिसाइड किया गया कि उनकी संख्या बढ़ा करके 31 से 34 की जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई, आगे चलते हैं हम। अब आता है कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम चलता है, इसकी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो देखो हमारे देश में जजेस को लेकर के केसेस हुए, जिसमें फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस होते हैं। इनके बारे में अगर आपकी ज़्यादा इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं आप नेट से। ठीक है, जो थर्ड जज केस होता है 1998 में, उसके पश्चात क्या होता है, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के कॉलेजियम सिस्टम निकल करके आता है, जो आज की तारीख में काफ़ी विवादास्पद रहता है। ठीक है, उसके जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कौन कौन होता है, तो जो सीनियर मोस्ट जज या सीजेआई होता है वो होता है, और साथ ही 4 अन्य जजेस होते हैं उसमें। ठीक है, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या किया जाता है, इनके द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है। यहाँ पे बात लिखी हुई सीजेआई में, सीजेआई रहेगा और 4 अन्य क्या रहेंगे, सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। कितनी बात स्पष्ट की गई, कर दी यहाँ पे कर दी गई है कि सीजेआई रहेगा जो कि उसका अध्यक्ष होगा, और बाकी क्या कौन होंगे, तो उसमें 4 और जज होंगे जो सीनियर मोस्ट होने चाहिए। सीनियर मोस्ट मतलब जो सबसे क्या होंगे, वयोवृद्ध होंगे या वरिष्ठ होंगे, उनको वहां पे क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको पूरा कॉलेजियम सिस्टम होता है जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लेकर क्या करता है, काम करता है, रिकमेंडेशन करता है कायदे से, है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका हाई कोर्ट। जैसा कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट रहेगा, फिर हाई कोर्ट्स रहेंगे। हाई कोर्ट्स में क्या आता है, हाई कोर्ट इज द ओनली कोर्ट अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट वेस्टेड विद द पावर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब हमारे देश में सिर्फ 2 ही कोर्ट हैं जो क्या कर सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू कर सकती हैं। कौन कौन सी कोर्ट है ऐसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके अतिरिक्त जितनी भी न्यायालय हैं, इसके अतिरिक्त कौन सी न्यायालय हैं भाई, सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय हैं, और अधीनस्थ न्यायालयों को संविधान का इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट रखिएगा, ये सब आपकी बातें उसमें आएंगी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बताइए। ठीक है, तो इस बात को स्पष्ट रखना है कि न्यायालय का संविधान का इंटरप्रिटेशन करने का दायित्व, कानून का इंटरप्रिटेशन करने का दायित्व सिर्फ 2 ही न्यायालयों के पास है। कौन कौन सा, अपेक्स कोर्ट जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, और दूसरा क्या होता है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट्स आर कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। मतलब हाई कोर्ट में कौन होगा, चीफ जस्टिस होंगे, और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य जजेस होंगे, लेकिन इन सब का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा होगा। ठीक है, उनकी उम्र कितनी होती है, कार्यकाल 62 वर्ष तक का होता है। हमने पीछे नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितना होता है, 65 वर्ष का होता है। यहाँ पे कितना होता है, हाई कोर्ट में 62 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, 227 के तहत पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स एक्सेप्ट दोज आर्म्ड फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अधीनस्थ न्यायालय जितने भी होते हैं, देखो देखो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, सब कुछ वो अपना काम स्वयं कर लेगा। हाई कोर्ट क्या होता है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होता है, सब कुछ काम वो स्वयं कर लेगा। लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उन पर निगरानी होती है, किसकी, हाई कोर्ट की। उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट वाले करते हैं। उनके लिए रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, हाई कोर्ट वाले बनाते हैं। जबकि हाई कोर्ट के लिए तो ऐसा कोई नहीं बना रहा ना, कि ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल रेगुलेशन बना रहा है। उनके रूल रेगुलेशन क्या है, संविधान से निकल करके आते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालयों के रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम, उनको रेगुलेट करने का काम, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार करने का काम, वहाँ पे जजों के अपॉइंटमेंट का काम, या अन्य जो चीज़ें हैं वो सब काम कौन करता है, हाईकोर्ट करता है, विथ द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 227 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 227 की हम बात कर रहे हैं, उसके अनुसार पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, मतलब जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सबको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कौन, हाई कोर्ट। अपवाद के तौर पे क्या आएगा इसमें, आर्म्ड फोर्सेस के कोर्ट्स। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्राइब्यूनल रहेंगे, आर्म्ड फोर्सेस मतलब कि जो सशस्त्र बलों के क्या रहेंगे, वो रहेंगी न्यायालय रहेंगी, सिर्फ उनको छोड़ करके बाकी सभी पे क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा। This also includes the revisional powers in case of any gross violation of the rights of the abuse of jurisdiction। काम का नहीं है। अंडर आर्टिकल 228, if the high court is satisfied that the pending cases before a subordinate court has a substantial question of law, it can transfer the case to itself। मतलब अनुच्छेद 228 के तहत ये बात लिखी गई है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा कोई मामला क्या है, किसी मामले में कुछ गलत कार्य हो रहा है, या कोई मामला क्या हो रहा है उसमें कुछ लॉ संबंधी कोई प्रश्न वहां पे क्या होता है, अराइज होता है, उठता है। ठीक है, तो ऐसे मामलों क्या कर सकते हो, अपने पास बुला सकते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 228 के तहत। तो आपने अनुच्छेद 227 पढ़ लिया कि अधीनस्थ न्यायालयों को क्या करेंगे, रेगुलेशन करेगा, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस के न्यायालय। और अनुच्छेद 228 पढ़ लिया आपने, जिसके तहत क्या किया, हाई कोर्ट किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मामला जब उसको गलत लगेगा तो क्या करेगा, वो अपने पास बुला लेगा। अब आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहीं से आपकी पूरी कहानी है। यहीं से पूरी कहानी का मतलब क्या है कि ये प्रक्रिया काफी लंबी चौड़ी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, कि कोर्ट्स दैट आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा,
वो क्या कहलाएगा, अधीनस्थ न्यायालय कहलाएगा। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जिले में क्या होता है, जिला न्यायालय होता है, ये आपको पता है। विद अपीलेट जुरिस्डिक्शन, उनके पास क्या होता है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है। अब अपीलीय क्षेत्र अधिकार किसका रहेगा, तो आपने हायरार्की देखी, वापस चलो उसी हमारी पहली वाली पीपीटी में। ठीक है, ये आपकी पहली पीपीटी, इस पहली पीपीटी में आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आता है आपका, सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज का आता है, यहाँ पे सेशन जज आता है, यहाँ पे क्या आता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है। अभी हम सिविल कोर्ट की बात करें अगर सिंपल सा, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज बैठा हुआ है। अभी हमने पीछे वहाँ पे क्या देखा कि उसके पास क्या होगा, अपीलेट अथॉरिटी होगी, अपीलेट जुरिस्डिक्शन होगा। किसका वाला अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अगर यहाँ का कोई मामला है, यहाँ का कोई मामला है, यहाँ का कोई मामला है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे क्या होती है, आपकी कवर होती है। ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। मोर ओवर ईच डिस्ट्रिक्ट आल्सो हैज सम लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट दैट आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। सिंपल सी बात क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, सबऑर्डिनेट कोर्ट थे। सबऑर्डिनेट कोर्ट के 3 प्रकार थे, कौन कौन से, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। इन सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। इन सब को नियंत्रित करने काम कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार करना, इनके लिए प्रशासनिक लोगों को नियुक्त करना, जजेस का अपॉइंटमेंट करना, या अन्य अन्य जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, विद द कंसल्टेशन ऑफ किसके, गवर्नर के। ठीक है, बिना गवर्नर की सिफारिश के काम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पीछे चार्ट में देखा, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखो यहाँ पे फिर से एक बार चार्ट दिया हुआ है और विस्तार से चर्चा की गई चार्ट में। ठीक है, जो आपने पीछे चार्ट दिखाया मैंने आपको, उसी चार्ट को और यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, जिसमें क्या होता है, सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, रेवेन्यू कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट जो होता है उसमें कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है। सिविल कोर्ट का जो प्रमुख होता है, या सिविल कोर्ट में जो सबसे ऊपर का जो कोर्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, जो जिले लेवल पे पाया जाएगा उसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसमें कौन बैठता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बैठता है। डिस्ट्रिक्ट एंड जिला एवं सत्र न्यायाधीश पढ़े होंगे ना आप, सुने होंगे आपने कई बार, है ना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, ऐसा शब्द आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जिले के स्तर पे हो गया। फिर आता है आपका सब जज आता है। सब जज जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट रहता है, या उसी के इक्विवेलेंट एक और व्यवस्था चल रही होती है, उसको क्या बोला जाता है, परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर मुंसिफ का न्यायालय आता है, और आखिरी में आता है स्मॉल क्लॉजेस कोर्ट। ठीक है, ये पहला हो गया सिविल मामलों वादों को लेकर के, मतलब दीवानी मामलों को लेकर के। फिर आता है फौजदारी या क्रिमिनल मामलों को लेकर के, इस सेशन जज का कोर्ट रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट, देखो इस प्रक्रिया को समझ लो, आप में से कई लोगों को हो सकता है इसके बारे में बेसिक जानकारी हो भी। सिंपल सा क्या होता है कि यहाँ पे कोई जज अलग नहीं होता है, कोई जज अलग नहीं होता है, व्यक्ति एक ही रहेगा। अगर मैं उसके आधार पर बात करूँ, व्यक्ति के आधार पर, तो व्यक्ति एक ही रहेगा। जब क्या करेगा, वो सिविल मामले की सुनवाई करेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, डिस्ट्रिक्ट जज बोल देंगे। ठीक है, जब वो क्या करेगा, क्रिमिनल मामले की सुनवाई करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, सेशन जज बोल देंगे। व्यक्ति वही रहेगा, व्यक्ति वही रहेगा, लेकिन वो क्रिमिनल मामले की सुनवाई करेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। वो सिविल जब सिविल मामले की सुनवाई करेगा डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, और जब क्रिमिनल मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कहलाएगा, सेशन जज कहलाएगा। ठीक है, कहां पर सुनवाई करेगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट मतलब जिला एवं सत्र न्यायालय में करेगा वहां पर। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड जो सेशन जज होता है क्रिमिनल मामलों को देखने के सर्वोच्च स्तर पर, उसके नीचे कौन होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट क्लास सीजीएम, सेकंड क्लास सीजीएम, थर्ड क्लास सीजीएम। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम मतलब क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम। अब आते हैं तीसरा यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट, मतलब राजस्व न्यायालय, जो क्या देखते हैं, भू राजस्व संबंधी मामलों की निगरानी करते हैं, उनको उनके संबंध में न्याय निर्णय करते हैं। जिसमें कौन आता है, आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है। कौन आता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके नीचे कमिश्नर अथवा कलेक्टर का कोर्ट आता है। उसके नीचे तहसीलदार का न्यायालय आता है, और सबसे नीचे क्या आता है, नायाब तहसीलदार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, असिस्टेंट तहसीलदार का क्या आता है आपका इसमें, न्यायालय आता है। ये पूरी एक हायरार्की बनी हुई हमारे देश में सबऑर्डिनेट कोर्ट की, अथवा अधीनस्थ न्यायालयों की, अथवा लोअर कोर्ट्स की। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। सबसे पहले क्या आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है हमारे देश में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। तो हमारे देश में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जो संवैधानिक प्रोविजन किया गया है, वो बंद किया गया, वो कहाँ पे किया गया है, 233 से लेकर के 237 तक। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या 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 याद रखना है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 233 से लेकर के 237 याद रखना है, पहली बात तो। दूसरा पार्ट 6 याद रखना है आपको, और तीसरा जो अन्य महत्वपूर्ण चीज है वो क्या याद रखना है, अनुच्छेद 233 स्वयं में याद रखना है आपको। अनुच्छेद 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात की गई है। हु विल अपॉइंट देम,
गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। किसकी सिफारिश पर? सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर। इतनी बातें आपको इस स्लाइड में याद रखनी है। इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बातें कर लेते हैं, क्या क्या होगा इसमें। जिला न्यायाधीश की हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। जस्ट अभी मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा की, ठीक है, अभी मैंने आपसे यही यहाँ पे यही चर्चा की कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अभी जस्ट मैंने बात की कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर? किसकी अनुशंसा पर? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर, ठीक है। इन द कंसल्टेशन विथ हाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है। उस राज्य के उस संबंधित राज्य के चीफ जस्टिस जो रहेंगे हाई कोर्ट के, उनके सिफारिश पर क्या किया जाएगा? गवर्नर द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। किसका? डिस्ट्रिक्ट जजेस का या सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस का। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो ही शुड नॉट ऑलरेडी बी सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी सेवा में वो नहीं होना चाहिए। एडवोकेट होना चाहिए, 7 साल का अनुभव होना चाहिए उसके पास एडवोकेट के तौर पे, और रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, और हाई कोर्ट ने उससे क्या करी हो? अनुशंसा करी हो। किसके लिए? अपॉइंटमेंट के लिए। इतनी बातें आपको याद रखनी क्वालिफिकेशन में। अब आते हैं उसका अपॉइंटमेंट होगा कैसे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ पर्संस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। देखो अब यहाँ पे बात क्या आ गई? एमपीपीएससी की आ गई। मतलब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एमपीपीएससी की बात आ गई। वैसे क्या होता है, सिर्फ हम पीएससी बोल सकते हैं। अब क्या होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है? देखो हमने पहले क्या देखा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट की अनुशंसा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर अपॉइंटमेंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा? जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में ना हो, जो 7 साल का अनुभव रखता हो, जिसको हाई कोर्ट ने क्या किया हो, रिकमेंड किया, उसको अपॉइंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस बदल जाती है, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन होता है ना, ये डायरेक्टली नहीं होता है। किसकी मदद से होता है? तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्टेट पीएससी द्वारा, जो राज्य वो होता है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और उस परीक्षा के आयोजन के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित होती है, उसके माध्यम से जो लोग निकल करके आते हैं, पास आउट, जो लोग उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उनका क्या किया जाता है, फिर अपॉइंटमेंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर, ठीक है। आपके परिवार में, घर परिवार में, रिश्तेदार में अगर कुछ लोग कोई अपॉइंट हुआ होगा तो आपको प्रोसेस मेरे ख्याल से फिर पता होगी। इसके अलावा क्या होता है कि इन प्रैक्टिस द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। जो अब मैंने अभी पीछे आपसे बात करी पिछली स्लाइड में, यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, वही बात यहाँ पे की जा रही है कि स्टेट पब्लिक सर्विस क्या एग्जैक्टली करता क्या है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंडक्ट करवाता है, और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से सिलेक्टेड लोगों को क्या किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज अथवा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अदर जजेस के रूप में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट को नियंत्रित कौन करता है, प्रबंधित कौन करता है। तो इसके बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली थी, वही बात वापस से लिखी हुई है कि कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट इंक्लूडिंग पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव्स, मतलब उनका तबादला होगा, उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, प्रमोशन कब होगा, छुट्टी दी जाएगी, कब नहीं दी जाएगी, इस सब के बारे में जो भी बातें होती हैं, ठीक है, वो सब कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जज आदि के माध्यम से कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो अल्टीमेटली बात क्या हो गई, देखो हमने बात करी कि हमारा जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, तीनों प्रकार के, सिविल, क्रिमिनल और अन्य जो भी हैं, उन सब को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। चाहे उनकी पोस्टिंग हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे लीव्स हो, चाहे अन्य कोई मामला हो, उन सब को नियंत्रित कौन करता है, प्रबंधित कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। अब आते हैं स्पेसिफिक तौर पे सिविल कोर्ट, फिर हमने क्रिमिनल कोर्ट देखना है, फिर हमने राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट देखना है, ठीक है। इनको चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सिविल कोर्ट, जिसको व्यवहार न्यायालय भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, दीवानी अदालत बोलते हैं, पुराने जमाने से फारसी शब्दावली को लेकर के, ठीक है। तो अब इसके बारे में बेसिक बातें आपको क्लियर हैं, किसके स्तर पे होगा, जिले के स्तर पे होगा। ये प्रत्येक जिले में 2 प्रकार की विधि अदालतें होती हैं, एक क्या होती है, दीवानी अदालत, दूसरी क्या होती है, आपराधिक अदालत, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले से पता है कि प्रत्येक जिले में क्या होती है, 2 प्रकार की कोर्ट्स चल रही होती है, दीवानी और फौजदारी मामले, ठीक है। दीवानी को दीवानी या सिविल बोल देते हैं, फौजदारी को आपराधिक या क्रिमिनल बोल देते हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के अलावा न्याय को प्रशासित करने के लिए कई न्यायिक न्यायपालिकाएं हैं, जो उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण और पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां एवं कार्य पदानुक्रम क्या होता है, तो दीवानी अदालतें दीवानी मामलों से निपटती हैं, आपराधिक मामलों को छोड़कर लगभग सभी मामलों में कानूनी नागरिक क्या है, नागरिक कानूनों का क्या कहता है, उल्लंघन किया जाता है। देखो सामान्य सा मतलब क्या होगा, ऐसा कोई भी मामला जिसमें
क्या है, अपराध शामिल नहीं है, जिसमें क्या है, अपराध शामिल नहीं है, वो क्या कहलाएगा, आपका सिविल कोर्ट का मामला कहलाएगा। और उस प्रकार के मामलों से यहाँ पे क्या किया जाता है, सिविल कोर्ट में डील किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें किस प्रकार के मामले, तलाक, बेदखली, उपभोक्ता समस्याएं, कर्ज, दिवालियापन, शादी का मामला, कोई छुट्टा छेड़ा का मामला, ठीक है, ये सब 50 प्रकार की समस्याएं होती हैं। इन सब समस्याओं को कहाँ किया जाता है, सिविल कोर्ट में सुना जाता है। इसमें सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के जजों के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं। जहां एक आपराधिक अदालत में एक न्यायाधीश दोषी व्यक्ति को केवल जेल भेज करके दंडित कर सकता है, वहीं दीवानी अदालत में एक न्यायाधीश दोषी को जुर्माना आदि लगा सकता है। पॉइंट क्या क्लियर हो गया कि अगर तलाक हुआ है, तलाक के मामले की सुनवाई कौन करेगा, सिविल कोर्ट में की जाएगी, सिविल जज द्वारा की जाएगी। अब वो जेल तो नहीं भेजेगा ना कि पत्नी को जेल हो जाएगी अथवा पति को जेल हो जाएगी, उसमें क्या किया जाएगा, सिर्फ एक जुर्माना लगाया जाएगा और कुछ गलत हुआ था और क्या कर दिया जाएगा, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अगर मामला क्रिमिनल है तो वहां पर फिर क्या है, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी आईपीसी अथवा सीआरपीसी के तहत। अब आते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह को लेकर के, तो 233 के तहत चूंकि हमने बात कर ली, 233 का तहत क्या किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, किसके कहने पर, हाई कोर्ट के जज के कहने पर। इतनी बातें आपने देखी हुई हैं, ठीक है। ये सब बातें आपका यहाँ पे बिलो द डिस्ट्रिक्ट जज, सब जज, यहाँ पे कोई बातें काम की नहीं है आपकी, ठीक है। मैंने क्या है चूंकि लिख दी थी, मैंने आपको डिटेल में पहले से चर्चा कर ली, काम की बातें लिखी हुई थी पर इनके बारे में मैंने आपसे डिटेल में पहले ही चर्चा कर ली है, तो वापस आपको उसमें प्रक्रिया में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, सेक्शन 9 ऑफ द सीआरपीसी 1908 या सीपीसी 1908 बोला जाता है इसको, सीपीसी। अभी अभी आप सिर्फ सीपीसी याद रखिए, सीआरपीसी क्या होती है हम आगे चल करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसका जो धारा 9 है उसका सेक्शन 9 है, स्टेट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द दीज कोर्ट्स विच इज टू ट्राई एनी सिविल मैटर एक्सेप्ट suits which their cognizance is either expressly और impliedly barred, ठीक है। सिंपल सी बात क्या की जाती है कि जो सिविल मामलों के बारे में सिविल वाद होंगे उनके संबंध में जो भी बातें हैं वो सब कहाँ बातें की गई हैं, सेक्शन 9 में की गई हैं, सेक्शन 9 के किसका, सीपीसी 1908 का, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं उसके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं सिविल कोर्ट के। सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार 4 प्रकार के होते हैं, विषय वस्तु को लेकर के कि किस प्रकार के मामले को सुनेगा, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को लेकर के कितनी सीमा तक के मामलों को सुनेगा, आर्थिक क्षेत्राधिकार को लेकर के कितने मूल्यों तक के मामलों को सुनेगा, और अपीली क्षेत्र अधिकार को लेकर के नीचे की अदालतों के मामलों को सुनेगा, ठीक है। 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। विषय वस्तु में किस प्रकार क्या रहता है कि किस प्रकार के मामलों को सुना जाएगा, प्रादेशिक में कितनी दूर कितने क्षेत्र के मामलों को सुना जाएगा, मतलब पूरे जिले में या पूरे राज्य में या जो भी या एक ब्लॉक में, एक तहसील में जो भी रहता है ना। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्राधिकार कितने मौद्रिक मूल्य तक के मामले सुनेगा, और अपीली क्षेत्राधिकार के नीचे की अदालतों के मामलों को सुनेगा वो, ठीक है। इतनी बातें क्या आती है उसके क्षेत्राधिकार में आती हैं। अब आते हैं क्रिमिनल कोर्ट। सबसे पहले आपने क्या देखा, सिविल कोर्ट, अब आता है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट के तहत क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे बात की गई थी सेक्शन 9 ऑफ 1908 के तहत सिविल कोर्ट की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी 1973, ठीक है। सीपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, आईपीसी क्या होती है, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 6 के तहत क्या बात की गई है, क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की गई है, ठीक है। जिसमें क्या होंगे, 4 स्तर होंगे, 4 क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। हमने 4 स्तर देखे हुए हैं। कौन कौन से 4 स्तर हमने देखे हुए हैं, एक बार यहाँ पे नाम देख लो, फिर हम पीछे चार्ट में देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन होगा, सेशन जज का कोर्ट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये देखो आपने हम यहाँ पे चर्चा की थी हमने। ये यहाँ हो गया आपका। ये क्या होता है आपका, सेशन जज होता है, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्या होते हैं उसमें, मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। इसको कई बार थर्ड क्लास ना बोलकर क्या बोला जाता है, थर्ड क्लास सीजीएम ना बोलकर क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल केसेस आर रिलेटेड टू द केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं वो किसको सुनते हैं, क्रिमिनल वादों को सुनते हैं, क्रिमिनल मामलों को सुनते हैं। और क्रिमिनल मामलों का मतलब क्या होता है कि ऐसे मामले जहां पे क्या किया जाता है, कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है। दीज केसेस इन्वॉल्व, किस प्रकार केसेस, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, सिविल कोर्ट में कौन कौन से केसेस आते हैं, आपके तलाक हो गया आपका, ठीक है, बेदखली, उपभोक्ता समस्या, कर्ज, दिवालियापन, इस प्रकार के केसेस आते हैं। जबकि यहाँ पे किस प्रकार के केसेस आते हैं आपके, चोरी का हो गया, डकैती का हो गया, रेप का मामला हो गया, जो पिक पॉकेटिंग मतलब जो जेब कतरने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जेब चोर वाले, फिजिकल असॉल्ट, आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, मर्डर हो गया, या ऐसे 50 प्रकार के जो अपराध आप मार्केट में सुनते हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के तहत आते हैं। दीज केसेस आर फाइल्ड इन द लोअर कोर्ट बाय द पुलिस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है। ये केसेस कैसे बनाए जाते हैं, किस किस प्रकार से, मतलब इन केसेस का आधार क्या होता है, ये केस बनते कैसे हैं,
ठीक है। तो सामान्य प्रक्रिया तो आपको पता है कि आपने कोई अपराध किया तो जो पुलिस क्या होती है, मामले को अपने पास दर्ज करती है और फिर फाइनली इसको क्या करती है, जो लोअर कोर्ट रहता है वहां पे क्या करती है, मामले को दर्ज करवाती है, मामले को वहां पे क्या करवाती है, रिकॉर्ड करवाती है और उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है। तो बात क्या हो गई यहाँ पर, अभी अभी के लिए सिर्फ सिंपल सी क्या बात हो गई कि ये जो केसेस रहते हैं, कौन से केसेस, क्रिमिनल केसेस रहते हैं, ये सब किसके द्वारा फाइल किए जाते हैं, पुलिस द्वारा फाइल किए जाते हैं। कहाँ, लोअर कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, किसके बिहाफ में, किसकी तरफ से, स्टेट मतलब राज्य, राज्य कौन सा, अनुच्छेद 13 वाला, राज्य कौन सा, अनुच्छेद 13 वाला। वो ज्यादा डीप में बातें तो नहीं हो रही ना, ठीक है। राज्य कौन सा, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 का है का संविधान का अनुच्छेद 13, एक मिनट, संविधान का अनुच्छेद 13 है, संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या है, जो राज्य की परिभाषा दी गई उसकी हम उस स्टेट की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पुलिस होती है वो स्टेट के बिहाफ में व्यक्ति अथवा अक्यूज्ड के अगेंस्ट, अपराधी के अगेंस्ट, आरोपी के अगेंस्ट क्या करती है, मामला दायर करती है। कहाँ, लोअर कोर्ट में। In such cases, the accused, if found guilty, is awarded punishment like fine, imprisonment or even death sentence. अगर ऐसे मामलों में, जो केस यहाँ पे फाइल हुआ था, ऐसे मामलों में जो अक्यूज्ड था, जो आरोपी था, अपराधी पाया जाता है, आरोपी अगर अपराधी पाया जाता है तो उसको क्या होता है, गिल्टी पाया जाता है तो क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट या तो अर्थदंड के रूप में होगा, या जेल के रूप में होगा, अथवा मृत्युदंड के रूप में भी होगा। जैसे निर्भया केस में दिया गया, जैसे आतंकवादी अफजल को दिया गया। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, डेथ सेंटेंस होते हैं। दीज केसेस आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स इन एडवांस विद द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ द एंड आईपीसी। ठीक है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है क्रिमिनल प्रोसीजर की, ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स में जो पूरी प्रक्रिया चलती है, ये दो आधारों पर चलती है। इसको क्या बोला जाता है हमारे देश में, दंडात्मक विधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दंडात्मक विधान। दंडात्मक विधान में हमारे यहाँ पे दो, अभी वर्तमान में दो कई सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो प्रमुख चीजें वो कौन सी हैं, सीआरपीसी और आईपीसी। सीआरपीसी 1973, आईपीसी 1860। ठीक है। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी हमारा क्या जाता है, रेवेन्यू कोर्ट आ जाता है, जो बचा हुआ एक कोर्ट है ना। हमने क्या देखा, सबऑर्डिनेट कोर्ट में 3 कोर्ट देख रहे थे, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू। रेवेन्यू कोर्ट में क्या आता है, तो रेवेन्यू कोर्ट डील विद द केसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व से संबंधित कोई मामला है तो उसको कौन डील करता है, रेवेन्यू कोर्ट देखता है, राजस्व न्यायालय देखता है। ठीक है। हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहलाता है। हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट कहां पर, जिले के स्तर पर। हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट, हाईएस्ट या उच्च सर्वोच्च जो राजस्व न्यायालय होता है वो कहां पे होता है, उसको क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोला जाता है। अंडर इट, इसके अंदर कौन कौन आता है, कोर्ट ऑफ कमिश्नर आते हैं, कलेक्टर आते हैं, तहसीलदार आते हैं, असिस्टेंट तहसीलदार, जिसको क्या बोला जाता है, नायब तहसीलदार बोला जाता है। ठीक है। आपने इस बात को कहां पे देखा है, अपने चार्ट में देखा हुआ है। ठीक है। चार्ट में आ जाओ वापस से, क्या था, रेवेन्यू कोर्ट था जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर्वोच्च रहेगा, कमिश्नर रहेगा, कलेक्टर रहेगा, उसका कोर्ट बैठता है, तहसीलदार का कोर्ट बैठता है, और नायब तहसीलदार का कोर्ट बैठता है। मेरे ख्याल से आप कई लोग जो किसान वगैरह होंगे या अन्य मामलों से संबंधित रहते होंगे, उनमें से आप में से सब कभी ना कभी इन कोर्ट्स में क्या है, गए होंगे। इनके समझ किसी न किसी बात के संबंध में, किसी न किसी केसेस के संबंध में आप गए होंगे। ठीक है। अब आते हैं इसमें आगे क्या बात की है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज फाइनल अपील अगेंस्ट द लोअर रेवेन्यू कोर्ट्स अंडर इट। ठीक है। मतलब सिंपल से क्या हो गया, एक हायरार्की बनी हुई है, जिसमें हायरार्की में सर्वोच्च स्तर पे कौन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। तो चाहे कोई मामला यहाँ का हो, मतलब नायब तहसीलदार का, चाहे तहसीलदार का, चाहे कलेक्टर का, चाहे कमिश्नर का, इन सब मामलों के संबंध में अंतिम सुनवाई का फैसला अंतिम सुनवाई का अधिकार किसके पास होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगा। ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्या रखनी है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में याद रखनी है। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, एक फोटो दी हुई है। यहाँ आप पीछे जितनी बातें पढ़ के आए हैं उसका जो बेसिक एक सार है वो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया। जैसे हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय सभी पर क्या होगा, समान रूप से क्या होगा, आरोपित होगा, बाध्यकारी होगा। चाहे वो सभी में हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सब पर बराबर रूप से क्या होगा, वो लागू होगा। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ये क्या करता है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकता है, उनको अपॉइंट करवा सकता है। ठीक है। वो कई सारे वादों को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करवा सकता है। और कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट, ठीक है, मूव केसेस फ्रॉम, मतलब क्या कर सकता है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस मूव करवा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला जबलपुर हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाता है, तो भाई ट्रांसफर हो जाएगा। या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जबलपुर हाई कोर्ट का कोई मामला हम अपने पास क्या करते हैं, लेते हैं, हम उसमें सुनवाई करेंगे। तो इस सब काम कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हम अधिकारिता की बात करें, हम प्रोसीजर की बात करें, इसलिए यहाँ पे चार्ट आपको दिया गया है।
ऐसे ही क्या आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, लोअर कोर्ट, यहाँ के मामलों को हम यहाँ अपील कर सकते हैं, यहाँ के मामलों की हम यहाँ अपील कर सकते हैं, ठीक है। इट डील विद द केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, राज्य की सीमा के अंदर रहने वाले केसेस को के बारे में क्या करता है, डील करता है, ठीक है। इसके पास भी रिट जुरिडिक्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स, या जितने भी कोर्ट्स होते हैं, मतलब ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है इनको नियंत्रित करता है, इनको संचालित करता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आखिरी में आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या डील्स विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी क्या है केसेस होंगे उन सबको डील करेगा, उनके संबंध में काम करेगा। और सबऑर्डिनेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे काम करते हैं, अलग अलग मामलों को लेकर के, जो हमने पीछे देख लिए, ठीक है। ये क्या है, पूरी प्रक्रिया है। अब आते हैं आईपीसी या भारतीय दंड संहिता। हमने पीछे चर्चा करी ना कि हमारा जो पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर है या क्रिमिनल कोर्ट है हमारे, वो किससे है, अब आईपीसी के माध्यम से काम करता है, सीपीसी के माध्यम से काम करता है और सीआरपीसी के माध्यम से काम करता है। सीपीसी जैसी कोई चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले होती थी, अब उसकी जगह पे क्या ला लिया गया है, सीआरपीसी लाया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी का जो वो है, आईपीसी का जो बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया है या कब से बनना चालू होती है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा आपसे नहीं करूंगा क्योंकि हमारे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। पर बेसिक तौर पर आप जान करके रखिए कि आईपीसी को बनाने का जो पहला कार्यक्रम चालू होता है, कब से चालू होता है, 1833 से चालू होता है, जब किसके द्वारा, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले द्वारा क्या कर दिया गया था, विधि आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले द्वारा क्या किया गया था, इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। तब से प्रक्रिया चालू होती है और फाइनली 1860 में आईपीसी क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 1862 से कब सॉरी यहाँ पे क्या है 1862 आएगा, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, 1862 से लागू कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता क्या है, एक व्यापक कानून है जो आपराधिक कानून के मामले में क्या करता है, डील करता है। भारत के अंदर जितने भी आपराधिक मामले होंगे उन सबको किसके तहत डील किया जाएगा, इसके माध्यम से डील किया जाएगा। अब इसमें बात क्या की गई है, तो हमारे देश में अपराध क्या होगा, अपराधों के प्रकार क्या होंगे, कौन सा अपराध किस रूप से डिफाइन किया जाएगा, किस अपराध को मतलब मर्डर क्या होगा, रेप क्या होगा, किसी पे असॉल्ट क्या होगा, डकैती क्या होगी, चोरी क्या होगी, ऐसे पचासों हजारों अपराध होते हैं। इन सब अपराधों की परिभाषा, इन सब अपराधों के लिए दंड कहाँ पे दिया गया है, उनके लिए कितना फाइन होगा, कितना अर्थदंड होगा, कितने समय के लिए जेल होगी, किस किस चीज़ के लिए मृत्युदंड होगा, किस चीज़ के लिए आजीवन कारावास होगा, इन सब चीज़ों की बातें विस्तार पूर्वक कहाँ की गई है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में की गई है। किसके कितनी चीज़ों के तहत, तो टोटल 23 चैप्टर के तहत 511 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर के तहत 511 धाराएं हैं। जैसे आप बहुत सारी धाराएं सुनते रहते होंगे, आपने क्या सुना होगा, एक 124 ए सुना होगा, विवादास्पद रहती है। आपने 144 सुना होगा, धारा 144 लग गई। आपने धारा 377 सुना होगा, धारा 377 क्या होती है, जो आपके उससे डील करती है, सेम सेक्स रिलेशन से डील करती है, ठीक है। उसको दरअसल वहाँ पे सेम सेक्स रिलेशन नहीं लिखा हुआ है हमारे आईपीसी में, हमारे आईपीसी में लिखा हुआ है प्रकृति विरुद्ध चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। खैर, विवादास्पद रहती है कई सारी चीज़ें। 498 रहता है जो दहेज प्रथा को लेकर के है बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे उपबंध हमारे उसमें बने हुए हैं, ठीक है। ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद से संपूर्ण देश में लागू है, इवन जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इतनी बातें क्या है इसके बारे में हो जाती हैं। फिर आता है सीपीसी। अब देखो सीपीसी का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब किसी, हमने आईपीसी के तहत क्या चर्चा की कि किसी व्यक्ति के लिए क्या दंड का प्रावधान होगा, किसी व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा, वो दंड की परिभाषा क्या होगी, उसके लिए अर्थदंड होगा, जेल होगी, फाइन होगा, ये जो भी चीज़ें सब बातें कहाँ की गई हैं, इसके तहत की गई हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो अपराधी है, जो अक्यूज्ड है, जो क्या है आरोपित किया गया है, उस व्यक्ति के बारे में, उसके संबंध, उसको डील कैसे किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी, उसको कोर्ट के सामने कब पेश किया जाएगा, उसको पुलिस कस्टडी में कब तक रखा जाएगा, उसको जुडिशियल कस्टडी में कब तक रखा जाएगा, इन सब के बारे में चर्चा कहाँ की गई है, सीपीसी में की गई है, ठीक है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विच इन कॉमन प्रैक्टिस यूज्ड इन इट्स एब्रिविएटेड फॉर्म, सीपीसी बोला जाता है इसको। The act was first enacted in 1859 as an act number of 1859. Act was thereafter 50 कई बार ये मतलब 1859 इसको पहली बार लागू किया गया था, उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किया गया। After facing these many amendments, finally the Code of Civil Procedure was re-enacted in the year 1908। पहली बात क्या होती है, सीपीसी कब बनाया गया, 1859 में बनाया गया। फिर 1859 में बनी हुई चीज़ का क्या फाइनली एक बार और क्या किया गया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन के साथ 1908 में पुनः लागू किया गया। लेकिन अगेंस्ट बहुत सारी समस्याएं थी, तो 1908 की बनी हुई चीज़ को वापस से खत्म करके क्या कर दिया गया 1976 में। कब, 1976 में एक नई चीज़ लाई गई जिसको क्या बोला गया, सीआरपीसी बोला गया। क्या बोला गया, सीआरपीसी बोला गया। ये किस चीज़ से डील करती है कि क्रिमिनल को
पकड़ने की प्रक्रिया क्या होगी, कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी, कोर्ट की कार्यवाही क्या होगी, उसके रिकॉर्ड्स कैसे जो उसका गवाही वो कैसे दर्ज की जाएगी, उसके जो गवाह है उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, उसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, 24 घंटे में पेश करेंगे, पुलिस कस्टडी में कितना दिन रखेंगे, उसको न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में कब भेजा जाएगा, कितने दिन के लिए भेजा जाएगा, ऐसी 50 बातों के संबंध में जो भी चर्चा है वो सब कहाँ की गई है, सीपीसी अथवा सीआरपीसी में की गई है। ठीक है, तो ये जो सीपीसी अथवा सीआरपीसी में जो बातें हैं तो वो सब 73 में आती हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा डाउट है, आप इस चीज़ को क्या करेंगे, थोड़ा सा, एक मिनट, ये 1976 वाली चीज़ को आप क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, 1976 वाली चीज़ को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो आपराधिक प्रक्रिया वाली बातें हैं उसको क्या यहाँ से आप याद रखेंगे क्या क्या आती हैं। सीआरपीसी जो फाइनली 1973 में लाया गया, 1974 से लागू कर दिया गया, इसके क्रियान्वयन के सीआरपीसी प्रमुख है। ये क्या करता है, पुलिस द्वारा अपराध की जांच करना, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा, इसका ब्यौरा सीआरपीसी में दिया गया है। ठीक है, तो हमने जो बात करी कि अपराधी को पकड़ने से लेकर के अपराधी का अपराध सिद्ध होने तक की ये जो इसमें जितनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो सब बातें कहाँ मेंशन की गई हैं, सीआरपीसी में मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, आपका जो यूनिट 5 था वो खत्म होता है, यूनिट 5 का जो आखिरी टॉपिक था जिसका नाम क्या था, सामान्य ज्ञान, किसके बारे में, हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में, वो खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बातें छूट गई जिनको आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद कर लेना है, अपने स्तर पे देख लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें क्या प्रमुख तौर पर सबसे पहले क्या जाता है आपका, पारिवारिक न्यायालय आता है। ठीक है, हमने पीछे चर्चा की थी पारिवारिक न्यायालय के बारे में, इसको क्या बोला था, कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय की स्थापना किसके तहत की जाती है, तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम लाया गया था 1984 में, कुटुंब न्यायालय अधिनियम लाया गया था 1984 में, उसके माध्यम से क्या किया था, कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की जाती है। 10 लाख की आबादी पर एक न्यायालय बनाया जाता है, 10 लाख की आबादी पर एक न्यायालय बनाया जाता है। ये किस प्रकार के मामलों से डील करता है, तलाक के मामलों से, छुट्टा छेड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या होता है, संपत्ति के संबंधी मामले हो गए, ठीक है, पारिवारिक विवाद हो गए, या अन्य जो समस्याएं चल रही होती हैं उन सब के बारे में क्या करता है, डील करता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, लोक अदालतें याद रखनी है। लोक अदालतों की स्थापना कैसे की जाती है, तो लोक अदालतों की स्थापना कॉन्सेप्ट कब कब से चालू हुआ था, पीएन भगवती द्वारा चालू किया गया था। लोक अदालतों में क्या होता है, सामान्य सा कि जो कोई ऐसा मामला, सिविल मामला, यहाँ पे क्रिमिनल मामलों की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिमिनल मामलों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पारिवारिक कोर्ट में भी सिर्फ सिविल मामलों की ही सुनवाई होगी, लोक अदालतों में भी सिर्फ सिविल मामलों की ही सुनवाई होगी, क्रिमिनल मामलों की नहीं। ठीक है, तो लोक अदालतों में क्या किया जाता है, आपसी सहमति के आधार पर। ठीक है, जो जो दो व्यक्ति रहते हैं जिनके बीच कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, समझ लो कि तुम्हारा तुम्हारा बिजली कंपनी से क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। बिजली कंपनी मतलब स्टेट है, बिजली कंपनी मतलब क्या है, स्टेट है, अनुच्छेद 13 के तहत वो स्टेट है। ठीक है, तुम्हारा बिजली कंपनी के साथ विवाद चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है कि उसने तुमको ज्यादा बिल भेज दिया था 80,000 का, तुम्हारा बिल तो 60,000 ही होता है, तुम दोनों में विवाद चल रहा है, तुम उसका बिल जमा नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे खिलाफ क्या करेगा, कोर्ट करेगा, कोर्ट केस करेगा, वो कोर्ट केस कई बार क्या होता है, फिर लंबे समय तक पेंडिंग रहेगा, फिर क्या है, बीच में क्या बैठेगी, लोक अदालत बैठेगी, जिसमें एक जज होता है, सामान्य सा है ना, उसके 2-3 सहयोगी होते हैं। वो क्या करते हैं, बिजली कंपनी और आपकी आपसी सहमति को के आधार पे दोनों को एक जगह बैठाया जाएगा, एक आपसी सहमति के आधार पे क्या कर दिया जाएगा, एक क्या हो, मध्यम मार्ग निकाला जाएगा और मामले को क्या कर दिया जाता है, सुलटा दिया जाता है, सुलझा दिया जाता है। ठीक है, कि भाई तुम चलो 80,000 का बिल था, तुम 80,000 नहीं दे पा रहे हो, और तुम 60,000 देना चाहते, चलो ना तुम्हारी ना हमारी, चलो तुम 65,000 दे देना। इस प्रकार से मामले क्या किया जाता है, निपटा दिया जाता है, उनका समाधान किया जाता है। ठीक है, तो ये लोक अदालतें हो गई। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, फास्ट ट्रैक कोर्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत कब से की गई थी, 2001 से की गई थी। कब से वो शुरुआत की गई थी, 2001 से की गई थी। इनका सामान्य सा मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा मामला जिसका क्या है, समाधान हमको तुरंत चाहिए है, अर्जेंट में उसकी सुनवाई करनी, ताकि जो आरोपी है उसका अपराध अपराध सिद्ध करके जल्द से जल्द उसको क्या दी जा सके, सजा दी जा सके। जैसे क्या होता है, भ्रष्टाचार के मामले में फास्ट कोर्ट स्थापित किए जाते हैं, कहीं किसी का रेप हो गया है, कोई बलात्कार हो गया, कोई अपराध हो गया, वहाँ पे फास्ट कोर्ट स्थापित किया जाता है, या अन्य विभिन्न मामलों में क्या किया जाता है, फास्ट कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है आपका, कुछ अन्य न्यायालय हो जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, पूरा आपका यूनिट 5 समाप्त होता है। अब क्या हो, अब मैं यहाँ से आपको ये बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। सबसे पहले यूनिट 1, सबसे पहली क्लास हमारी यहीं से चालू हुई थी, कवर हो चुका है आपका। यूनिट 2 कवर हो चुका है, यूनिट 3 हमने अभी हाल ही में खत्म किया था। यूनिट 5 आज से आपका समाप्त होता है। इसके पहले हमने यूनिट 8 यूनिट 9 को क्या है, कवर किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 8, 9, 2 यूनिट ये हो गई, 5 ये 3 यूनिट हो गई, और 3 यूनिट, टोटल 6 यूनिट्स आउट ऑफ 10,
आपकी 6 यूनिट्स कवर हो चुकी हैं। मैं आपको 10th यूनिट नहीं करवाऊंगा, मैं अभी से आपको बता देता हूं, मैं आपको 10th यूनिट नहीं करवाऊंगा। 10th यूनिट क्या है, उसमें अपठित गद्यांश दिए हुए हैं, अपठित गद्यांश हिंदी में, अपठित गद्यांश अंग्रेजी में, उनसे मल्टीपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप सब पीजी किए हुए लोग हैं, ठीक है, तो उसको आप अपने स्तर पे कर लीजिएगा। बाकी बस जो 3 यूनिट, तो उसको हम आगे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसको हम क्या है कंटिन्यूएशन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, आपकी कहानी समाप्त होती है अभी आज के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।